दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद जेडीयू बीजेपी यानी कि एनडीए ने मिलकर के अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन उसको चलाना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को पार्टी में जब से शामिल किया है, तब से लगातार जेडीयू बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं और अब खुद जेडीयू की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता होगा कि 2 दिन हो गए हैं जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई है और उसमें कई अहम फैसले लिए गए। नीतीश कुमार ने अपने अध्यक्ष पद जो है उसको त्याग दिया, अपना अध्यक्ष पद भी हटा दिया। उसके बाद वो खुद सीएम की कुर्सी भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब इसके बाद नया एक और विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद बीजेपी जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, इसके साथ साथ कई और खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से आज हमारा अन्नदाता सड़कों के ऊपर है, सरकार को उन सभी किसानों की मांगें पूरी करनी चाहिए जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर आप भी उनके समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिहार में जिस तरह की भविष्यवाणी एलजेपी चिराग पासवान और साथ ही साथ आरजेडी की तरफ से यानी कि तेजस्वी यादव ने की थी, वो अब सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया, वहीं जेडीयू के सबसे दिग्गज नेता केसी त्यागी ने बीजेपी को आईना दिखाया है। केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी एनडीए का धर्म जो होता है उसका पालन करती तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस तरह का बर्ताव ना करती, और हम तो उसके साथी हैं, लेकिन साथी के साथ ही अगर कोई विश्वासघात करे तो उससे बड़ा इनेमी कोई नहीं हो सकता। और यही मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आप इस खबर को पढ़िए और इस खबर को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस तरह से करवट ले सकती है। दरअसल विधानसभा चुनाव के झटके से उबरने के लिए जेडीयू फिर से अपने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पुराने एजेंडे पर लौट रही है। रविवार को हुई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में आम राय थी कि गठबंधन में भाजपा के मूल मुद्दे हावी रहने का पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी ने भविष्य में पिछड़े मुसलमानों को फिर से साधने और भाजपा के हिंदूवादी एजेंडे से अपना अलग रुख तय करने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव निश्चित है। जहां एक तरफ बीजेपी ये चाहती है कि बिहार के अंदर भी लव जिहाद जैसा कानून बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है। और उसके बाद अब पार्टी ने यानी जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक में ये साफ साफ कहा गया है कि बीजेपी के जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे पुराने एजेंडे पर यानी कि जो इनके जेडीयू के थे उस पर ना चलना उनको भारी पड़ा है, जिसके चलते मुसलमानों का वोट डिवाइड हो गया और जेडीयू को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। और ये एनडीए के साथ आने के बाद इतना बड़ा नुकसान जेडीयू को हुआ है, जिसके चलते इसका पूरा एनालिसिस अभी जेडीयू कर रही है और बताया जा रहा है करने के बाद कोई बड़ा फैसला इस पर ले सकती है। बताया जा रहा है कि अपना अलग रुख तय करने का फैसला जेडीयू ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों के पाला बदलकर भाजपा में जाने के बाद हुई इस बैठक में खासतौर पर विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा हुई है। बैठक में आम राय थी कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी पर पार्टी अलग रुख पेश नहीं कर सकी। इसके कारण जेडीयू के साथ रहने वाला मुसलमानों का एक वर्ग इस बार विपक्षी महागठबंधन और एमआईएम के साथ चला गया है। यानी कि सीधे तौर पर एनडीए में जाने से जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ है, यह साफ तौर पर उनको पता चल गया है। जेडीयू के रुख के बाद हिंदूवादी एजेंडे पर भाजपा से खींचतान तय है। जेडीयू ने धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ स्वर बुलंद करने की रणनीति बनाई है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। रविवार को बैठक में पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने इसे समाज में घृणा फैलाने वाला कानून तक बता दिया है।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित प्रदेश भाजपा के कई नेता ऐसे ही कानून बिहार में बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि जेडीयू इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाकर मुसलमानों को सकारात्मक संदेश देना चाहती है, जिसके बाद अब दोनों पार्टियों के आमने सामने आना लगभग लाजमी है। और अगर दोनों पार्टी आमने सामने आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा और ये सरकार कितने दिन चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। और जो चुनावी समीकरण है वो लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह से बन रहे हैं। साथ ही साथ जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका साफ ये कहना है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार गिरेगी और यहां पर फिर से 2021 में चुनाव हो सकते हैं। कम सीट हासिल करने के ऊपर भी इन्होंने समीक्षा की है जेडीयू की तरफ से, और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द जेडीयू एक बड़ा फैसला लेगी। या तो वो बीजेपी से अलग होगी, या तो सीएम नीतीश अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, या फिर वो पलटी मार करके फिर से एक बार आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे और वो जो मुस्लिम वोटर जिसका उनको नुकसान हुआ है उसको साधने की कोशिश करेगी। तो ये एक बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को आपको मिल सकता है और एलजेपी और तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी यकीनन अब सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल सुशील मोदी ने किसान आंदोलन पर बयान देकर के ही अपनी पार्टी के ही नेताओं के बीच घिर गए हैं। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी अपने बड़बोलेपन के कारण फिर से फंस गए हैं। सोमवार को स्वर्गीय अरुण जेटली को याद करने के बहाने ऐसा बयान दिया जिससे मैसेज ये गया कि वे केंद्र सरकार और बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व को अक्षम मान रहे हैं, यानी कि सक्षम नहीं मान रहे हैं। सोमवार को सुबह सुशील मोदी ने कहा, अगर अरुण जेटली जिंदा होते तो किसान आंदोलन का मामला कब का सुलझ गया होता। सुशील मोदी के इस बयान के गहरे अर्थ निकाले जाने लगे हैं। जब फसाद बढ़ा तो उनको ट्विटर पे आकर के खुद से सफाई देनी पड़ी, जिसका ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इस खबर को भी देख सकते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को भी ये लग रहा है कि कृषि कानून पर जिस तरह से सरकार का अड़ियल रवैया है वो ठीक नहीं है। खैर, गलती से ही कभी कभी सच्चाई जुबान पर आ ही जाती है। कुछ इसी तरह से आ गया है जिसके चलते सुशील मोदी और खुद बीजेपी नेताओं के अंदर टकराव होना लगभग तय माना जा रहा है। आप खबर भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। यानी कि सुशील मोदी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अभी के जो मौजूदा नेता हैं, जो कृषि मंत्री हैं या फिर अलग वगैरह वगैरह है जो इसको मैनेज करते हैं, वो अक्षम है। यानी कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन सारे मामलों को संभाल सकें, जिसके चलते किसान आज सड़कों पर है। आपके इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।